चाहते हैं कि पाकिस्तान वाली बंदी हो रहती जर्मनी के अंदर हो. दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? वर्किंग स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी का सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट है. आई डोंट नो अ सिंगल कंट्री अपार्ट फ्रॉम जर्मनी जो प्रोफेशनल ऑफिस जॉब्स देता है to employees while they are still a student. And German companies and American companies in Germany love working students because they're cheap, because they're students, they can't run away without finishing their degree, and because they would do the job that a full-time person would be hesitant in doing. 25 साल की उम्र में जर्मनी, तो फिर नखरे ना करो. अब आए हो, अपने पेरेंट्स को भी तो छोड़ के आए हो. अब देखो कोई अब either if you really like someone in your country, then suffer for her 3 years. Do long distance. Or him. लड़ो, मतलब जो करना है करो, बस you'd have to do it for her or him, right? Regular cycle के अंदर I got an interview from Princeton and I got an interview from Yale. The fact that one of their friends might get married to another of their friends, but वो इतना मैच नहीं है, वो बच्ची का स्कोर है या बंदे का स्कोर है. Literal conversations I've listened to hours of conversations at Quetta Chai Paratha just on the fact कि ये इसके साथ ऐसे शादी तो ये शादी तो वो शादी. I don't think इतनी बड़ी बात है. बड़ी बात हुई उन्होंने केजे ने तो मुझे पता नहीं क्या कहा कि पता नहीं कितना तू कमाल जगह है, आजा बस एक दफा यहाँ पे क्या ही होगा. केजे को मैं जाके मिला हूँ, मुझे कहता है सिगरेट की डंडा नहीं तू लेकर आया एयरपोर्ट से. मैंने कहा स्कूल पे वाले साहब ने कहा था एडमिशन ले लो स्कूल में, उसके बाद मैं नहीं कुछ कहूँगा. पहले दिन स्कूल पे उन्होंने कहा कि बेटा टी पार्टी पे तो जाना जरूरी है. क्लास 3 के हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर अंग्रेजी में बी आ गया जिसकी वजह से टी पार्टी रह गई. और घर में ऐसा था कि क़यामत है. और हालांकि मैं उस टाइम मेरी एज थी आई थिंक 8 साल का बच्चा, मतलब मुझे नहीं लगता 8 साल में आपको कोई होश होती है. पता था कि अगर रात के 8 बजे बेटा इजाज़त मांग रहा है कि इस एरिया में जाना है लाहौर के, तो वहाँ पे एक शीशा कैफ़े है जो अभी खुला है, वहाँ पे अभी रेड हुई है, उनके अपने स्टूडेंट्स हफ्ता पहले पकड़े गए हैं, तो ये वहीं जा रहा है. सादिक पब्लिक का एक सॉर्ट ऑफ मैच पड़ता था एचएसएन से एक दौर के अंदर, चांदबाग का, लॉरेंस का और एचएसएन का. तो वालिद साहब को बहुत पहले से, मेरे पैदा होने से पहले से ही शौक था कि बच्चे को एचएसएन में इसलिए डलवाना है क्योंकि मैं लाहौर हूँ और बहावलपुर में जो मेरे सारे कजन्स हैं उनके बच्चे और वो हैं सादिक पब्लिक के अंदर. एचएसएन वाज द ओनली प्लेस जहाँ पे स्टार्टिंग लाइन हम सबकी सेम थी जब हम रेस में भागते थे. जैसे ही एचएसएन से बाहर निकलते थे तो उनके लिए इशारे खुल जाते थे और प्रोटोकॉल लग जाता था, हमें इशारे पे वेट करना पड़ता था. तो एचएसएन के अंदर आपकी एटलीस्ट रेस में अगर आप फर्स्ट आए हो तो सबके सामने आए हो. Welcome to the first podcast of this series. Maybe it will be released as the second podcast. You might, आप लोगों को लगेगा कि कपड़े फ़र्क हैं और पॉडकास्ट में आगे कपड़े फ़र्क होंगे. वो इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं नूब हूँ, तो जब मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया शहाब अकमल के साथ, तो कुछ प्रोडक्शन इश्यूज़ थे जिसकी वजह से इनिशियल रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी इंट्रो की, जिस वजह से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो हमारे साथ गेस्ट हैं, उनका नाम है शहाब अकमल. ही इज़ अ सीनियर वेंडर मैनेजर एट Amazon, and we will try to get to know his journey as how he made it from Lahore to HSN to Jacobs University to University of Munich, eventually ending up as a senior vendor manager at Amazon. So the first question that I asked him is like, how is it being a vendor manager at Amazon? Is the hype of the job befitting the job itself or not? So let's go. How happy are you with your job? How happy am I with my job? I am currently, I think it was ठीक because अब growth थोड़ी stall हो गई है. So पहले 2 साल मैं काफ़ी ज़्यादा सीख रहा था अपने काम पे, और उसके बाद फिर मेरे रोल के अंदर मुझे लग रहा था कि मैं अब रिपीट कर रहा हूँ अपना काम, और जब रेपिटिशन आती है तो लर्निंग थोड़ी सी स्टॉल कर जाती है. तो अब उस फेज़ में है जहाँ पे कंफर्टेबल हो गए. तो 2-3 तरह के लोग होते हैं. कुछ लोग होते हैं वो कंफर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्राइव करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर में थ्राइव करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको चेंज बहुत ज़्यादा सूट करता है. तो मुझे पर्सनली लगता है कि मैं थोड़ा रेस्टलेस हूँ. तो जब भी कोई भी चीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, रूटीन जब बन जाता है काम, तो उसके अंदर मुझे लगता है मेरी अपनी ग्रोथ स्टॉल कर जाती है. तो अमेज़ॉन के अंदर भी व्हेन आई जॉइंड आई वाज एंट्री लेवल, तो आई वाज सीकिंग माय फर्स्ट promotion for the first 2 years and I worked really hard for it. Hard as in like लंबे hours and everything. उसके बाद जब वो मिल गई, उसके बाद फिर वो हो गया, उसके बाद फिर ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई. लेकिन पिछले साल I got to manage 2 new joiners. वो अच्छी फीलिंग थी, उसमें थोड़ा सा
लर्निंग भी थी पीपल मैनेजमेंट और टैलेंट डेवलपमेंट के हवाले से. अब वो लोग भी सीख गए हैं एंड अब बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्टैगनेट कर गया हूँ. तो लुकिंग अराउंड इज़ ऑलवेज गुड. आई थिंक हमेशा आपको किसी भी जगह पे फिक्स रह के सेटल नहीं होना चाहिए. और अभी आई एम हैप्पी विद वेयर आई एम इन टर्म्स ऑफ माई पोजिशन एंड माई रोल. बट एम आई हैप्पी विद माई लर्निंग कर्व? आई एम नॉट. आई वुड लाइक टू लर्न मोर. आई वुड लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ मोर. एंड माइक्रो इकोनॉमिकली चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और हर वक्त एक पैरानोया है हमारी कम्युनिटीज़ में. यू टॉक टू देसी पीपल, यू टॉक टू पीपल इन जर्मनी, इन पाकिस्तान, इन यूरोप. पीपल आर वेरी पैरानॉइड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग विद AI. यू नो, हो सकता है ये कॉन्वर्सेशन भी रियल ना हो, शायद हम AI हो दोनों, किसी को क्या पता. यू नो पीपल आर इमेजिनिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. उसके अंदर एक वो खास रात के 8 बजे 10 बजे तक बंदा फिर फोन पे देखता है कि यार ये हो गया, इतनी वैल्यूएशन एंथ्रोपिक ले गया, इतनी वैल्यूएशन ओपन एआई ले गया. मैं जब लिंक्डइन खोलता हूँ तो मुझे डिप्रेशन होने लग जाता है, तो मैं फिर बंद कर देता हूँ. आई डेफिनेटली गेट व्हाट यू मीन. Yeah, so यही है कि everything is changing really fast, so you keep asking yourself, am I evolving, am I staying ahead of the curve? हमारे बड़े हैं, उन्होंने शायद इंटरनेट बूम मिस कर दिया. हम जब छोटे थे हमने शायद बिटकॉइन बूम मिस कर दिया. उससे पहले अगर आप जाएं शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बूम हमारे दादा ने मिस कर दिया. अब हम इस पैरानोया में कि हम AI बूम ना मिस कर दें. मैं भी इस पैरानोया में हूँ, आप भी इस पैरानोया में हो. Amazon में अब AI के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. Amazon ने 200 बिलियन कमिट कर दिया है पहले क्वार्टर के अंदर. उसकी वजह से शेयर प्राइस भी थोड़ी गिरी है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कितना AI आता है, कौन से कोर्सेज लूँ, ये अब सवालात हैं जो रात को तंग करते हैं सोते हुए. लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं, अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक वगैरह. बचपन में बड़े होते हो आप तो पेरेंट्स कहते हैं या लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ से अच्छी जॉब मिलेगी तो लाइफ सेट है, आप चिल हो. तो ये इस लेवल की मोटिवेशन कि जी मैं बंदा अमेज़ॉन में बैठा है लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि नहीं AI आ गया है, ये इस तरह की जो हंगर है वो, उसके पीछे क्या रीज़निंग है, ये कि क्यों है, ये कहाँ से आई है, ये अंदर से है या ये इधर रहने के बाद डेवलप हुई है, या ये प्रोफेशनलिज्म है that requires you, it demands from you कि you need to constantly upgrade, upskill. No, alhamdulillah. पहली बात है, बिल्कुल agree 100%. आप अगर फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू देखते हो, हम अपने आप को अगर 10 साल पहले लेके जाएं, आप जिधर हो, हम अभी जिस पोजीशन पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 साल पहले अगर वाला डोगर इवन अगर देखता कि ये हो गया है तो वो कहता गुड यार, अच्छा सीन है. लेकिन अब पॉइंट ऑफ द मैटर ये है, एक तो ह्यूमन नेचर आई थिंक इन जनरल है, उसको ऑलवेज यू काइंड ऑफ वांट टू get more out of life and you keep craving more status or keep craving something that you don't have. वो एक उर्दू का मुहावरा भी है, ख्वाहिश करें उसकी जो हमें हासिल ना हो. और ये आई थिंक ज़िंदगी का खुलासा है कि अब जब हम स्कूल में थे तो हमें बाहर एक यूनिवर्सिटी में जाने का शौक़ था जो अच्छी रैंक हो, फिर हम वहाँ पहुँच गए तो हमें आगे मास्टर्स का शौक़ था, फिर हम मास्टर्स भी हमने किया, एक ही इदारे से किया. उस वक्त हमें शौक़ था नौकरी लग जाए इस मार्केट में, कोई भी लग जाए, और फिर अच्छी जॉब लग गई. फिर ऐसा पॉइंट आया, आप खुद कह रहे हो कि यू वांटेड आउट, यानी आप चूज कर रहे थे कि यार मैंने इस वाली में नहीं करना, मैंने इस वाली में करना है. तो आई बिलीव के दूर से देख के आपको यही ऑब्वियसली अंदाजा होता है कि यू नो और क्या होगा. बट पॉइंट ये कि अगर आप हर टाइम पैरानॉइड ना रहो स्लाइटली अबाउट चेंजेस, तो आप थोड़ा, मुझे लगता है कि स्लैक करते हो. मैं आपको एक थोड़ी सी एनेक्डोट बताता हूँ. तो जब अमेज़ॉन ने लिंक्डइन के ऊपर मुझे रीच आउट किया तब मैं अपना मास्टर का थीसिस लिख रहा था, और ये है 2021 की बात, 2022 की बात. 2022 के अंदर मैं मास्टर थीसिस मैंने स्टार्ट किया था लिखना. इनके एक रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट किया, और उस टाइम पे ये लोग हायरिंग इस वजह से कर रहे थे क्योंकि कोविड आया हुआ था. कोविड की वेव थोड़ी कम हो रही थी और कोविड में हर बंदा घरों के अंदर लॉक्ड था, और जब घरों के अंदर लॉक था तो हर बंदा ऑर्डर कर रहा था ई-कॉमर्स. तो अमेज़ॉन का स्टॉक कोई 100-200% ऊपर जा रहा था. ये लोग क्रेजी हायरिंग कर रहे थे. उसी हायरिंग स्प्री के अंदर जो है इन्होंने रीच आउट करके मुझे हायर किया. तो उस टाइम के ऊपर 2 अप्रोचेस थी टू लुक एट कोविड. एक था कि हर चीज़ बंद है और बेसिकली एवरीथिंग इज गोइंग टू गो टू शिट एंड जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. बट ऑन दी अदर हैंड जो एक दूसरी वेव थी वो डिजिटल
और ई कॉमर्स और इन चीज़ों की वेव थी जो बहुत ज़्यादा ग्रो की हैं. मुझे पर्सनली लगता है 2021-2022 में बहुत अच्छी जॉब मार्केट थी. लाइक लोग कहते हैं कोविड, मुझे लगता है अब बहुत बुरी जॉब मार्केट है इस टाइम यूरोप में, जर्मनी में. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम आ रहा था. तो मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर, मुझे बिल्कुल आई एग्री विद यू, ग्रेट प्रॉब्लम्स टू हैव कि नौकरी है. मैं एक्ट नहीं करूँगा कि कोई वो नौकरी है लेकिन वो ग्रोथ, ग्रेट प्रॉब्लम्स टू हैव ऑनेस्टली. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए कि आप आगे से आगे देखते रहें. अगर मैं बहुत खुश होता कि मैं बाहर आ गया हूँ तो बस फिर मैं बाहर पे खुश होता, फिर मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ उस पर खुश होता, फिर पहली जॉब लगी है, कोई प्रमोशन का एम्बिशन नहीं है, उसी पे खुश होता. जर्मनी में नॉर्मली यूरोप के अंदर एक कल्चर है, एग्जिस्ट करता है जिसमें स्टैग्नेशन, उसको ये लोग वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं. आई डोंट नो इफ आई एग्री विद द वर्ड बैलेंस. मुझे नहीं लगता कोई चीज़ बैलेंस में एग्जिस्ट करती है. आई थिंक हर चीज़ एक इम्बैलेंस में एग्जिस्ट करती है दुनिया में, बट ये एक अलग टाइम के लिए बात है. लेकिन ये यूरोप के अंदर एक कल्चर एग्जिस्ट करता है कि सिस्टम के अंदर रहो और जितना यूज़ कर सकते हो सिस्टम को करो. अगर बस जो चल रहा है चलाओ, एक साल गुजार दो कंपनीज में बगैर कोई वैल्यू प्रोड्यूस किए, बगैर कुछ सीखे. लेकिन क्योंकि आप 40% दे रहे हो, दे कांट फायर यू, तो वो करो. पर्सनली मुझे उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता बिकॉज मुझे आई वॉन्ट टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग. अगर आप सुबह जा रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, बैठे हुए हो, तो कुछ पॉइंट नहीं है. पॉइंट है कि कुछ करो और आगे से आगे निकलो. लेट्स नाउ try to get to know the real you. तो अभी प्रोफेशनल CV इंटरव्यू वगैरह वाला हो गया. तो let's go back to your childhood. तो first of all, how was it growing up for you in your home? Was it stressful? Was the focus a lot on academics? या घर वाले chill थे, जो करना है करो, पार्टी करो? How was it growing up in your household? So पहले तो where were you born? I was born and raised in Lahore. ठीक है. मेरे जो वालिद साहब हैं और मेरी जो वालिदा हैं वो दोनों एजुकेशनिस्ट्स हैं. मेरे वालिद साहब भी प्रोफेसर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे. ही passed away in 2023 and मेरी वालिदा is also professor. मैं एक फर्स्ट एल्डेस्ट चाइल्ड हूँ और मैं एक कंप्लीट प्रोडक्ट हूँ अपने वालिद साहब के विजन का और उनकी मेहनत का. मुझे पर्सनली, मैं ये बात बड़े धड़ल्ले से करता हूँ कि जितना एफर्ट और जितनी सॉर्ट ऑफ आवर्स और ब्लड और स्वेट मेरे पूरे करियर के अंदर मेरे वालिद साहब का और ऑल्सो वालिदा का डला है, वो किसी भी नॉर्मल से मीडियोकर इंटेलिजेंस वाले, मीडियोकर मोटिवेशन वाले बंदे के ऊपर भी इतनी मेहनत हो तो वो भी कहीं ना कहीं चला जाए. मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ. तो मैं एक प्रोजेक्ट था टू माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं पहला बच्चा था, तो उन्होंने, मेरे वालिद साहब ने स्पेसिफिकली अपनी सारी सॉर्ट ऑफ एम्बिशंस वर्ल्डली साइड पे करके उन्होंने सिर्फ मेरे पे फोकस किया. सो मैं जब पैदा होने के लेके 5 year old तक, मेरे 5 साल के बच्चे, 5 साल की एज तक मेरा वालिदा को ये मिशन दिया गया था कि इसको एक सर्टन यूनिवर्सिटी स्कूल है उसकी तैयारी करानी है और उसके एडमिशन टेस्ट की तैयारी करते करते टाइम गुजरा. उस स्कूल में जब दाखिला हुआ, उस स्कूल में दाखिला होने के बाद एक टी पार्टी होती है, एनुअल टी पार्टी. वो उन बच्चों को उन पे बुलाया जाता है जिनके ऑल एज हों. अगर अंग्रेजी या मैथमेटिक्स में बी हो तो वो टी पार्टी रह जाती है. तो क्लास 3 में जब मेरा पहला दिन था स्कूल का, तो पहले दिन स्कूल पे वालिद साहब ने कहा था एडमिशन ले लो स्कूल में, उसके बाद मैं नहीं कुछ कहूँगा. पहले दिन स्कूल पे उन्होंने कहा कि बेटा टी पार्टी पे तो जाना ज़रूरी है. क्लास 3 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर अंग्रेज़ी में बी आ गया, जिसकी वजह से टी पार्टी रह गई. और घर में ऐसा था कि क़यामत है. और हालांकि मैं उस टाइम, मेरी एज थी आई थिंक 8 साल का बच्चा. मतलब मुझे नहीं लगता 8 साल में आपको कोई होश होती है बच्चे को, मतलब मुझे याद है. तो वो एक मुझे लेकिन क़यामत याद है थोड़ी सी, कि मतलब बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया. वालिदा साहिबा को भी अदालत में अब्बा जान की मतलूब किया गया, हमें भी मतलूब किया गया. एनुअल एग्ज़ाम क्लास 3 के अंदर ऑल एज आ गए, टी पार्टी हो गई. अब उसमें ये था कि अब एक दफ़ा टी पार्टी का सॉर्ट ऑफ एक एडिक्शन लग गई पेरेंट्स को, वालिद साहब को, तो उन्होंने फिर हर साल ऑल एज का एक वो था. तो वेरी स्ट्रिक्ट चाइल्डहुड, वेरी डिसिप्लिन्ड, नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस आफ्टर 8 PM 7 PM, नॉट अलाउड टू वॉच मूवीज इवन इन सीनियर स्कूल तक, A levels तक, मेरे ख्याल में O levels तक फ्रीली मैं अपनी मर्जी से कोई मूवी नहीं देख सकता था बिकॉज ऑफ रीजंस. कोई आर्टिकल्स मेरे पेरेंट्स ने पढ़े हुए थे कि उनका कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस से कोई क्रिटिकल थिंकिंग इफेक्ट होती है अगर आप ब्रेन रॉट देखो, या वो उस टाइम तो ब्रेन रॉट का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था. तो बेसिकली एवरीथिंग वाज सॉर्ट ऑफ
मतलब मेरा रूटीन सॉर्ट ऑफ भी प्लान्ड होती थी कि मैंने सुबह स्कूल जाना है, शाम को ट्यूशन जाना है, एंटरटेनमेंट के लिमिटेड ऑप्शंस जो है वो फैसिलिटेट किए जाते थे। सेल फोन बहुत मुश्किल से क्लास 8 के अंदर रो धो के लिया गया, उसके भी बड़े बाउंड्रीड आवर्स होते थे कि आपने इस टाइम के बाद सेल फोन नहीं यूज़ करना। एक्सीलेंस हमेशा से काफ़ी ज़्यादा पुश की गई है पेरेंट्स की तरफ से, स्पेसिफिकली वालिद साहब की तरफ से, क्योंकि वो खुद एक टीचर थे। तो उनको ना स्टूडेंट्स की पूरी साइकिल पता थी। उनको पता था कि अगर रात के 8 बजे बेटा इजाजत मांग रहा है कि इस एरिया में जाना है लाहौर के, तो वहां पे एक शीशा कैफे है जो अभी खुला है, वहां पे अभी रेड हुई है, उनके अपने स्टूडेंट्स हफ्ता पहले पकड़े गए हैं, तो ये वहीं जा रहा है। तो उसके लिए वो कुछ खास अल्फाज भी, उनकी वोकैबुलरी भी थोड़ी फ्लावरी थी, तो वो हमेशा मुझे पकड़ लेते। इट वाज वेरी हार्ड टू एस्केप देम बिकॉज वो बच्चों को ही पूरा दिन पढ़ाते थे। और वालिद साहब ने आई थिंक 25-30 साल टीचिंग की, ए लेवल्स एंड यूनिवर्सिटी लेवल, तो उनको फितरत से वाकिफ थे। तो मोस्ट ऑफ मेरे जो दोस्त थे उनके वालिद जो हैं वो बिजनेस करते थे। वो लोग 3-3 हफ्ते इटली के अंदर कोई एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर्स के ऊपर होते थे, या फिर मुल्तान में किसी मिल के ऊपर होते थे, तो वो मिलते ही अपने बच्चों से 3 हफ्ते बाद थे, क्योंकि वो बिजनेस में इतने मशगूल होते थे। मेरे वालिद साहब का बिजनेस ही टीचिंग एंड स्टडीइंग एंड डिसिप्लिनिंग चिल्ड्रन था। तो उस वजह से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट चाइल्डहुड, आई वुड से, आई वुड स्टिल चूज द सेम। मुझे लगता है उसमें इंटरनलाइज की हैं कुछ मैंने चीज़ें जो शायद इतनी हेल्दी नहीं है। मतलब मुझे आई हेट सफोकेशन, रिस्ट्रिक्शन, आई एम एडिक्टेड टू फ्रीडम नाउ। तो वो आई थिंक उसके साइड इफेक्ट्स हैं थोड़े, बट आई वुड स्टिल चूज इट अगेन। नहीं, थैंक यू वेरी मच ये मेंशन करने के लिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मुझे पर्सनली भी नहीं पता थी। तो अच्छा, इससे मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन, अच्छा बाय द वे, HSN इज़ द स्कूल दैट यू वेंट टू, राइट? तो यूजुअली HSN में बच्चे जो आते हैं, what I've heard is कि वो they're from let's say elite backgrounds, politicians के बच्चे आते हैं, we know sports personalities के, TV persons के बच्चे आते हैं। तो how was it, if I might use the word survive, did you have to survive in that school? Yeah, how did you adjust? Yeah, how was it growing up, going to that school? How was the whole situation there, experience? So जो HSN है, it's basically, it was earlier called the Chiefs College। जब ब्रिटिश यहाँ पे colonizers आए तो एक सर चार्ल्स HSN, अम्फर्स्टन HSN थे, उन्होंने बनाया for the chiefs of that time। तो यहाँ पे नॉर्मली सरदार जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे उनके बच्चे पढ़ते थे। काफ़ी ज़्यादा ज़मीन उन्होंने ली, इट्स अ होल स्टोरी। तो वो थोड़ा सा कॉलोनियल एक नज़र आता है। अगर अभी भी आप कैंपस जाओ ना, तो लगता नहीं एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कैंपस है। काफ़ी इससे बात भी हो सकती है कि एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से नीचे आई थिंक 35-40% लोग हैं, या पता नहीं ज़्यादा हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसमें आपके पास एक ऐसा स्कूल है जिसकी जगह 25 स्कूल बन सकते हैं उसके अंदर। तो लोग ये बात कर रहे होते हैं सिविल स्पेस के अंदर, लेकिन बिल्कुल द क्राउड नॉर्मली जो HSN के अंदर जाता है वो पाकिस्तान का टॉप टियर क्राउड है, टॉप टियर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड पावर। और मेरे वालिद साहब के जो सारे कज़न्स थे वो सादिक पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़े हुए थे, और मेरे एक ताया थे वो भी सादिक पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़े हुए थे। अब सादिक पब्लिक का एक सॉर्ट ऑफ मैच पड़ता था HSN से एक दौर के अंदर, चांदबाग का, लॉरेंस का और HSN का। तो वालिद साहब को बहुत पहले से, मेरे पैदा होने से पहले से ही शौक था कि बच्चे को HSN में इसलिए डलवाना है क्योंकि मैं लाहौर हूँ और बहावलपुर में जो मेरे सारे कज़न्स हैं उनके बच्चे और वो हैं सादिक पब्लिक के अंदर। तो लेकिन गोइंग इनटू स्कूल जब मेरा दाखिला हो गया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि बेटा अभी आप जाओगे तो अभी आप देखोगे कि लोगों की गाड़ियाँ होंगी, उसके पीछे 2 गाड़ियाँ होंगी, आगे 2 गाड़ियाँ होंगी। हमने इन चीज़ों से बिल्कुल भी अपने आप को उनसे इस चीज़ में कंपटीशन के अंदर नहीं लाना। The only way we can and we should be ahead of them is through the provision of, is through making sure कि हम उनसे academically, co-curricularly और sports wise उनसे ज़्यादा successful हो सकें। तो जो validation या जो survival की जिसकी आप बात करें वो सिर्फ through excellence होता था कि क्लास में अगर 7 वाली सीट के ऊपर सेनेटर साहब का बेटा है और उसके साथ आप हो, लेकिन अगर एक अंग्रेजी की तकरीर हुई है उसके अंदर आपकी पहली पोजीशन है, तो सेनेटर साहब के बेटे ने बैठ के आपके लिए तालियां बजानी है क्योंकि आपकी पहली पोजीशन है और उसकी दूसरी पोजीशन है। और ये चीज़ सबसे पहले क्लास 3 के अंदर हुई, और उसके बाद मैंने खुद अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील किया और मुझे लगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर
जो HSN वॉज दी ओनली प्लेस जहाँ पे स्टार्टिंग लाइन हम सबकी सेम थी जब हम रेस में भागते थे. जैसे ही HSN से बाहर निकलते थे तो उनके लिए इशारे खुल जाते थे और प्रोटोकॉल लग जाता था, हमें इशारे पे वेट करना पड़ता था. तो HSN के अंदर आपकी एटलीस्ट रेस में अगर आप फर्स्ट आए हो तो सबके सामने आए हो, वो फिर वो बाकी ऑब्वियसली वाज आल्सो पॉलिटिकल अ बिट टुवर्ड्स द एंड, यू नो, एवरीथिंग. लेकिन उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा अगर HSN के अंदर हम डीप जाएं तो उसमें हंट और गेट हंटेड कल्चर था, वो अभी भी आई थिंक एग्जिस्ट करता है मोस्ट लाहौर स्कूल्स के अंदर, आई वुड से करता है. और उसमें यही था कि अगर आप बिल्कुल एक ऑन द बैक सीट हो या अगर आप थोड़े बैकफुट के ऊपर रहो तो यू डू गेट स्मैश्ड अ लॉट या यू हैव अ हार्ड टाइम सर्वाइविंग. एंड ये हम, क्योंकि मैं क्लास 3 से ही HSN के अंदर था, तो ये चीज़ हमने पहले 2-3 साल में पकड़ ली. जो क्लास 8 में आए बच्चे, उनको नहीं फिर पता था, उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल भी किया. क्लास 9-10 में जो आए स्पेशली तो था, आई थिंक इसी तरह रिकंसाइल अपने आप से किया गया कि इस मुकाबले में इनको शिकस्त दी जा सकती है, जिस मुकाबले में उस मुकाबले में इनको शिकस्त दे दो. बाकी उसके अलावा आप, आई डोंट थिंक कोई इतने ज़्यादा लोग हैं जो कोई कुछ शिकस्त दे पा रहे हैं बाहर भी. इट्स अ हार्ड वर्ल्ड. डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, वेल्थ डिस्पैरिटी, द रिच एंड द पुअर, इट्स अ बिग गल्फ बिटवीन देम. नहीं ये तो है, डेफिनेटली एग्रीड. अच्छा ठीक है कि OA लेवल, आई एम अज्यूमिंग you had good grades because academic, it's A's, I'm assuming all A's. A level B? नहीं, ऐसे नहीं बातें पूछते. नहीं, अच्छे ग्रेड से हम. ठीक है. How and when did you decide कि यार मैंने जर्मनी जाना है? So basically to be honest, मेरा जर्मनी का कोई प्लान नहीं था. जब मेरे O levels की ग्रेड्स आए और मेरा A1 का so O2 से ही प्लान था टू गो टू द US फॉर माई बैचलर्स. एंड लग यही रहा था कि सारी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन लेटर भेजेंगी और उसमें से मैं एक चूज़ कर लूँगा जो भी लकी होगी टू हैव मी. जेनुअनली ये लग रहा था O2 के अंदर. लेकिन उसके बाद फिर ज़रा चीज़ें बदली और पता चला कि बैच में से 1, 2, 3 आईवी लीग्स एडमिशन्स क्रैक होते हैं. और उसके बाद इट्स ऑल्सो लॉट अबाउट सेल्फ फंडेड कितना होता है, फुल स्कॉलरशिप कितनी होती है. A1 के अंदर कॉमन ऐप होती है आपकी जिसमें आप अप्लाई करते हो. कॉमन ऐप में HSN उस टाइम अलाउ करता था 10-11 यूनिवर्सिटीज़. मैंने 10 US यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई की और 11वीं का मेरे पास स्लॉट खाली था. तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जर्मनी के अंदर जो कॉमन ऐप पे भी अवेलेबल थी. वैसे जर्मनी की अलग एप्लीकेशन होती है. उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई कर दिया एज अ बिल्कुल 11th बैकअप. दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट. एंड उसके बाद फिर US का एक वो आई थिंक मार्च के अंदर एक रात होती है जिसमें आपको ज़्यादा सारे एडमिशन्स आते हैं. अर्ली डिसीजन मैंने बेट्स कॉलेज किया था. मेन के अंदर एक कॉलेज है, वो मेरा ड्रीम कॉलेज था और लोग मुझे कह रहे थे तुम कहीं बेहतर इससे कर सकते हो. इट्स अ Tier 1 लिबरल आर्ट्स कॉलेज. लेकिन people wanted, a lot of my counselor, my friends, all of them wanted me to apply to UPenn as an ED. Early decision. मैंने बेट्स किया because बेट्स की कुछ चीज़ें मुझे पसंद थी. उनकी उनका स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उनका करिकुलर्स का बड़ा अच्छा था, उनका फोकस भी बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग पे था, which I'd been doing for a very long time in school. बेट्स अर्ली डिसीजन किया, उससे मैं डिफ़र हो गया, यानी रेगुलर साइकिल में उन्होंने भेज दिया. रेगुलर साइकिल के अंदर आई गॉट एन इंटरव्यू फ्रॉम प्रिंसटन एंड आई गॉट एन इंटरव्यू फ्रॉम येल. उन दोनों के मैंने इंटरव्यूज़ दिए. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. असद अहमद है, आई डोंट नो इफ ही इज़ वाचिंग, शाउट आउट टू यू. उसका सर्वर कॉलोनी में घर है. येल का इंटरव्यू हमने उनके घर में जाके दिया. वो बहुत आई थिंक मिड इंटरव्यू मैंने दिया बिकॉज मैं बहुत नर्वस था और काफ़ी ऐसे सवाल थे जिनमें मुझे क्लैरिटी नहीं थी. उसने मुझे कहा कि तुमने CV पे लिखा हुआ है कि तुमने साइंसेस पढ़ी हैं लेकिन तुम मुझे कह रहे हो तुम्हें जर्नलिज्म पसंद है, तो हाउ डज इट रिकनसाइल. उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था. मैं उनको क्या स्टोरी सुनाता कि मेरे सब्जेक्ट्स मैं चूज़ नहीं करता, वो मेरे लिए चूज़ होते हैं मेरे वालिद पेरेंट्स की तरफ से और शौक मेरा अपना है. तो वो फिर आई कुडंट ओपन अप विद हिम दैट ईजिली. और छोटे भी थे उस टाइम पे, 17-16 साल की एज थी. इतना कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं था. दाखिले हो गए. कार्ल्टन कॉलेज में हुआ, नॉक्स कॉलेज में हुआ, HYP से रिजेक्ट हुआ. एच तो किया नहीं था, YP हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन से, येल और प्रिंसटन से रिजेक्ट हुआ और यूपेन से भी रिजेक्ट हुआ. और कार्ल्टन कॉलेज में दाखिला हुआ, नॉक्स कॉलेज में दाखिला हुआ और एक और कॉलेज था मुझे उसका नाम ज़हन से निकल गया, उसमें दाखिला हुआ. कार्ल्टन कॉलेज ने मुझे एड भी दी लेकिन वो एड देने के बावजूद मैंने तकरीबन $35,000 देने थे साल के. तो पेरेंट्स से बात की, $35,000 एंड $35,000 पेरेंट्स से बात हुई. उन्होंने कहा कि वी कैन
do it if you really think that it's worth it. We might have to make some adjustments to the current state of our assets. वो फिर एक लटकती हुई तलवार लेने वाली बात थी. तो जेकब्स का दाखला जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, इट्स नाउ कॉल्ड कंस्ट्रक्टेड, उसका दाखला हो गया था और उसमें बहुत मज़ेदार एड थी. तकरीबन प्रैक्टिकली अमेरिका से, अगर अमेरिका 70,000 पाउंड पर, 70,000 पाउंड डॉलर्स पर ईयर है, तो जेकब्स वाज 1/7 ऑफ दैट. तो एंड पे डिसाइड हुआ कि जर्मनी को कमिट करना है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कुछ लोग थे जिनको मैं जानता था वो भी जा रहे थे, एंड ऑल्सो बिकॉज US वॉज नॉट अफोर्डेबल. तो ये है जर्मनी की बेसिक जर्नी. और मिस्टर केजे से बात हुई मेरी, सलमान से बात हुई, जो एचसन के मेरे सीनियर्स 2-3 और थे, उनसे भी मेरी बात हुई. उन्होंने, केजे ने तो मुझे पता नहीं क्या कहा कि पता नहीं कितना तू कमाल जगह है, आजा बस एक दफ़ा, यहाँ पे क्या ही होगा. केजे को मैं जाके मिला हूँ, मुझे कहता है मेरी सिगरेट की डंडा नहीं तू लेकर आया एयरपोर्ट से. मैंने कहा कौन सी कमाल जगह थी जिसको तू तो कह रहा था पता नहीं क्या. तो खैर हाँ, केजे साहब इंटर्नशिप उस टाइम खैर कर रहे थे एबर्ट के अंदर जब मैं पहुंचा हूँ, तो मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया 4-5 महीने. हाँ इंटर्नशिप, तो उनसे 4-5 महीने पहले मुलाकात नहीं हुई केजे से. तो मैं कह रहा हूँ मुझे बुला के, अब ये खुद कहीं और है. तो फिर जब आया है तो पहला सवाल उसने मेरे से ये नहीं पूछा कि एयरपोर्ट पे सही रहा सबको, जर्मन जुबान तुम्हें मसला तो नहीं किया ब्रेमन. उसने कहा कि तुम डंडे लाए हो मेरे एयरपोर्ट से या नहीं. और मजे की बात है मैं नहीं लाया था, क्योंकि मैं पहली दफ़ा जो है ना उस तरह से जा रहा था. तो मैंने कहा यार अब ये क्या है. तो ये मेरी जर्मनी की बेसिक जर्नी है. नहीं, मेक सेंस, अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. आई मीन आई थिंक एक्चुअली मैंने काफ़ी लोगों से ये पूछा हुआ है, स्पेशली जो जेकब्स यूनिवर्सिटी गए थे. समवॉट काफ़ी लोगों की इसी तरह की सिमिलर स्टोरी है, सिमिलर एज वेल एज माइन. मेरा भी यही था, इट वाज नॉट ऑन माय फर्स्ट लिस्ट. इसी तरह कॉमन ऐप US वगैरह. फॉर मी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कॉलरशिप हो या फुल एड हो, वरना I wouldn't go, which is why I never even applied to any college in the UK or Australia, etc. ठीक है. अच्छा, अब जेकब्स आ गए. अब you said you studied sciences. Yes. And you wanted to do journalism. Yes. So what did you study, Jacobs? I studied industrial engineering because वो उस टाइम पे 3-4 वो आपने ऑप्शंस फिल करनी होती हैं, प्रेफरेंसेस. तो वो पहले मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की. आई थिंक इस पे भी मशवरा मैंने कुछ लोगों से लिया था. मैं केजे का दोबारा नाम लूँगा, मुझे याद नहीं है, उसी से लिया था. लेकिन मैंने मशवरा तो किया था कौन सा करनी चाहिए. इलेक्ट्रिकल मेरी 2nd नंबर पे थी, इंडस्ट्रियल पहले नंबर पे थी. और इलेक्ट्रिकल अपेरेंटली बड़ी मुश्किल है. अब अपेरेंटली क्या, फिर पता चल गया कि मुश्किल है. तो पहले सेमेस्टर में जब आया जेकब्स ना, पहले 2 हफ्ते हमारे कॉमन दोस्त उमर एसी साहब जो हैं, मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त के बेटे हैं, मेरे हमारे सर सैफ के, उनसे भी थोड़ा मशवरा किया. वो कर रहे थे IMS में डिग्री, इंटेलिजेंट मोबाइल सिस्टम्स के अंदर, रोबोटिक्स में. उस टाइम पे वो एक विजनरी माशाल्लाह आदमी है. 9 साल पहले वो रोबोटिक्स के अंदर उन्होंने दाखिला लिया, तो 10 साल पहले. इसीलिए वो अब वो एक्सेंचर में काम माशाल्लाह कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर स्टार्टअप भी बनाएं. इंशाल्लाह मैंने उसको इनवाइट किया है कि पॉडकास्ट पे आए, ताकि वो भी पर्सनैलिटी आए, ताकि पता चले, लोग भी कंपेयर करें कि चाहिए एक दूसरे को जानते हैं. हाँ, और वो हम चाहते हैं हमारे साथ बिजनेस भी करें. वो बिजनेस भी कर रहे हैं कि AI से रिलेटेड. हम बहुत कोशिश में है कि हमें भी वो इन्वाइट करें एक्विटी के लिए. सो उन्होंने मुझे, मैंने कहा शाउट आउट टू उमर एसी इफ यू आर वाचिंग. IMS कर रहे थे. अब IMS उस टाइम पे भी ना, इट वाज अ वेरी नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग IMS. इट वाज अ सिक्लूडेड सा क्राउड जो करता था. 10-12 लोगों का बैच होता था, उसमें से कोई 90% लोग टाइम पे ग्रेजुएट नहीं करते थे. कोई इस तरह की स्टेटिस्टिक था. मुझे याद है वो बेसिकली जिस साल हमने स्टार्ट किया था, उस साल वो मेजर इंट्रोड्यूस किया गया था. हाँ देखो ना, तो वो पहला बैच था. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु started doing IMS, they couldn't do IMS and they switched, and then फिर वो अर्श से फर्श पे वो IMS से फिर वो सीधा जेम पे IBA वाली डिग्री के ऊपर आते होते थे. So Umar SC asked me to look into computer science as a minor. I remember this, and that was a very good advice back in the day, and I started taking कंप्यूटर साइंस की क्लासेस एज अ माइनर, एंड मेजर मैंने कहा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर ही हम करेंगे बिकॉज ऑफ प्रोफेसर स्टैनिस्लाव, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स एट जेकब्स. एंड द डे आई गॉट माई जॉब, my full-time job at Amazon, I sent him an email as well. I sent an email to most professors जो मुझे याद है. तो I sent him an email saying कि thank you very much for all that you've done for us at college, and also thank you for making sure that हम सारे confidently अपने आप को अपना CV पे
चीज़ें, everything that he's done for us. So computer science minor start किया. Computer science minor में वही बात है, पहले semester के अंदर it was since I was brought up very disciplined and I had just gotten to know that I have free will. तो मैं उस फ्री विल और फ्रीडम को एंजॉय करने की वजह से कंप्यूटर साइंस को इतना ध्यान नहीं दे पाया, जिसकी वजह से सेकेंड सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस मुझे ड्रॉप करनी पड़ी और मैंने फिर एंड पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ही किया एज अ मेजर विद international business administration as a minor. And basically industrial engineering is supply chain management plus थोड़ा सा tech उसके अंदर होता है, Python वगैरह सिखाते हैं. But I think it was a well-rounded degree. I think you can go into a lot of fields after you do IEM. I know people who are doing full-time software development after doing the IEM degree, and I know people who are doing full-time marketing, which is 180 degrees का ये वो है. So it really gives you the opportunity to specialize in whatever you want to specialize. You learn operations research, which is a completely mathematical program. You also learn Python, which is programming, but you also learn concepts of supply chain and operations and product development, logistics. So it's just very well rounded. You have a lot of options to branch out once you're done with that degree. Acha, so you didn't do an internship in your 5th semester? I did. You did an internship? I did it at Scheifler. Yeah. Where is Scheifler? Scheifler is... What do they do? So Scheifler basically is a automotive supply parts manufacturer based out of a small town in Bavaria called Herzogenaurach. It's the same town where Adidas and Puma were founded. Right. And I got the internship through a professor called Florian Schupp. Right. There was a senior of mine at college who also had done the same internship, and he told me that it's possible to get the internship through a professor, and I ended up doing it at Scheifler. Which is, by the way, I don't think that it was a great time in my life, and I don't think I learned anything at Scheifler. But that is very interesting. इसको मैं इधर पॉज करना चाहूँगा because I feel कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, for instance, South Asian countries से जो यहाँ आते हैं, Germany आते हैं, masters करने आते हैं mostly. We see them doing odd jobs. A lot of times delivery के there is a whole DW documentary, I don't know if you've seen it recently, जिसके अंदर आ रहा है कि किस तरह employers उनको exploit करते हैं. जिस तरह दुबई में they take the passport away और उस तरह का system exists now in Germany. लोग आते हैं और minimum wage में दूसरे लोगों के accounts पे black में काम करते हैं और अपनी degrees छोड़ देते हैं. And those are like ghost universities जो exist कर रही हैं आप यहाँ भी, और उसका सेटअप होम कंट्री से होता है. तो जो यूके में होता है बेसिकली या होता था, वो अब यहाँ भी शुरू हो गया हुआ है. कमिंग टू द पॉइंट इज़ के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ आते हैं, दे डू ऑड जॉब्स, दे वर्क एट अ रेस्टोरेंट एट्सेट्रा एंड दे डोंट लुक फॉर इंटर्नशिप्स बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों को आई फील पता ही नहीं होता कि जर्मनी में इंटर्नशिप्स आर पेड एंड दे कैन पे यू a good enough amount कि जिसमें आप अपना totally individual एक रह सकता है basic necessities के साथ, और थोड़े बहुत expenses भी manage हो जाते हैं. And the concept of working student also exists, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता. तो the fact that you knew कि यार अच्छा प्रोफेसर के पास जाऊँगा, प्रोफेसर से बोलूँगा तो internship मिलेगी. You had talked to a senior about it, you mentioned. So there I see something ke you're the eldest kid. So there the only person who you could learn were your parents, right? Ke kis tarah life navigate karni hai. But the fact that you talk to a senior to figure out कि यार अच्छा internships कैसे मिलती हैं, this is something that I feel is not जो मैंने अभी सारा सेटअप बनाया उसके हिसाब से नॉर्मल, राइट? इट्स अ लिटिल बिट अच्छा ठीक है, कोई आउट ऑफ द वे जाके यू डिड समथिंग, यू गॉट सम नॉलेज जो ज़रा आउट ऑफ द वे जाके मिला और उसके थ्रू यू एंडेड अप गेटिंग एन इंटर्नशिप. तो वो जो एक इंस्टिंक्ट है वो नेचुरल है या what would you say is the reasoning behind it, or is just basically कि तुम इतने social इंसान हो कि you talk to everyone about stuff, या you always had it कि यार अच्छा इस senior से ये बात करता हूँ, इसने internship की हुई है,
where does that come from? As an answer to this question, I think this is mostly also addressed to people जो Germany में आए हुए हैं और जो कि इस time पे they're trying to navigate through Germany. I would say let's say it was instinctive and it's part of who I am as a person. But that doesn't matter. The thing is, अगर आप अपना घर, अपनी फैमिली छोड़ के एक नए मुल्क के अंदर आए हो, और अगर आप इंट्रोवर्ट हो, और अगर आपको सोशलाइजिंग और नेटवर्किंग नहीं पसंद, दैट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. लेकिन आप जब एक नए मुल्क के अंदर आए हो तो आपने हर जगह, हर इवेंट पे, हर कोर्स के दौरान, हर जॉब फेयर के ऊपर दरवाजे खटखटाने हैं और आपने जर्मनी को बताना है कि जर्मनी में आ गया हूँ. I've arrived. क्योंकि आप देखो, आप छोड़ के क्या आए हो, आप अपनी वालिदा के पैर दबाने का मौका छोड़ के आए हो. मैं being very very nostalgic as well. अभी रमज़ान चल रहा है, हमने इकट्ठे अफ्तारी की है and stuff like. क्या सीन होता है पाकिस्तान में, तो हम क्या छोड़ के आए हैं. तो अगर आप आए हो एंड अगर आप यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हो और आप इसलिए आए हो कि आप करना चाहते हो फैमिली एंड सब कुछ छोड़ के, तो आपका काम है कि आप स्ट्राइव करो. एंड उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी बेस बढ़ाओ. और अपॉर्चुनिटी बेस ये होती है कि आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ you get in touch with people and you put yourself in places where opportunity presents itself. लोग कहते हैं ना कि right time, right place और opportunity ये किस्मत से मिलती है, लेकिन आप अपनी जो बेस है वो एक्सपैंड कर सकते हो. यानी आप ट्रेड फेयर्स के ऊपर, जॉब फेयर्स के ऊपर जा सकते हो, आप लिंक्डइन के ऊपर रैंडम नेटवर्क जो म्यूचुअल्स हैं उनको रीच आउट कर सकते हो. आप उन लोगों को जान के बात कर सकते हो जिन लोगों को आप पहले से पाकिस्तान से जानते हो जो इधर मूव कर गए हैं. ऑलमोस्ट हर बंदा जो मूव करता है जर्मनी, वो कुछ लोगों को जानता होता है जो पहले से जर्मनी में रहते हैं, या उसके सीनियर्स होते हैं स्कूल के, या उसके कोई रिश्तेदार होते हैं. आप उनको रीच आउट कर सकते हो. और रीच आउट करने का मकसद ये नहीं होता कि आपको वो जॉब लगवा के दे देंगे या आपको वो कोई इमीडिएट फेवर दे देंगे. समटाइम्स यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वो आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं. अगर कोई आपको छोटी से छोटी बात बता दे, अगर आपको कोई बता दे रेडियो टैक्स क्या होता है और वो कैसे टाइम पे करना होता है, तो हो सकता है कि आपका इतना ज़्यादा जो खवारी वाला पीरियड है वो कट जाए. अगर आपको कोई वर्किंग स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी का सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट है. मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से आई थिंक रील कटेगी. वर्किंग स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी का सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट है. आई डोंट नो अ सिंगल कंट्री अपार्ट फ्रॉम जर्मनी जो प्रोफेशनल ऑफिस जॉब्स देता है to employees while they are still a student. And German companies and American companies in Germany love working students because they're cheap, because they're students, they can't run away without finishing their degree, and because they would do the job that a full-time person would be hesitant in doing. So working students, the best thing you can do to yourself is get a working student job, and it's not that hard. It's not that hard. And also I'd like to add on to that is that it counts as professional experience. So by the time you are done with your degree, we recently see बहुत ज़्यादा posts वगैरह भी आती हैं कि जी I just graduated and fresh job की requirement है 1 to 2 years of work experience. How is that possible? How अगर मैं काम ही नहीं करूँगा, तो basically indirectly that is a way of saying do internships, do working student. 6 महीने की 2 internships करो आप, 6 महीने की 2 वर्किंग स्टूडेंट्स करो. There you go, you have 2 years of work experience to show. तो definitely that is one point जो कि I also feel कि Germany का is very very special. अच्छा, Jacobs University was your 11th backup. Now you have been in Germany 9-10 years? 9 years, yeah. So tell me, do you regret not having had to go to the US and instead coming to Germany? No, so it has been a very slow burn. Initially, I was not very happy with where I was, to be honest, because I did not find myself I thought people around me were not very motivated. They did not have a lot of hunger. And I thought that they were just there because they didn't get into any other place. And most of them also, उस time पे आप you're at a place in your life जिधर आप थोड़े
you're a bit comparative कि यार like मेरे तो बहुत अच्छे ग्रेड्स थे और मेरा तो SAT स्कोर भी बहुत अच्छा था और मैंने तो बड़ी तकरीरें की हुई हैं, इस बॉय ने कुछ नहीं किया, बैठे हम दोनों जो है सेम जगह के ऊपर हैं. उस टाइम के ऊपर मुझे लगता था कि यस आई शुड हैव गॉन टू द US या टू अ बेटर टू समवेयर इन द US भी नहीं, सिर्फ US भी नहीं, टू एन IB और टू अ वेरी गुड कॉलेज जो बहुत ही ऑक्सब्रिज में या कहीं पे. अब हुआ ये कि उस टाइम के ऊपर ट्रम्प नया नया इलेक्ट हुआ था तो US थोड़ा सा US की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन आर्म्स से जिस तरह US वेलकम करता था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, वो वाला क्वोशंट थोड़ा सा कम हो गया था. और उसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो है वो लोगों का जाने का जो शौक है वो थोड़ा कम हो गया था. जैसे ही मैं मास्टर्स के अंदर मैंने दाखिला लिया, बाइडन आ गया, आई थिंक थोड़ी सी पॉलिसीज दोबारा रिलैक्स हो गई. अब एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ अगर मैं सोचूं तो US ना जाना फ्रॉम अ स्ट्रिक्टली स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वॉज अ ग्रेट डिसीजन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर मैं उस टाइम पे जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑफर किया वो कॉल ले लेता एंड US चला जाता तो हो सकता था कि आज मैं US में ना होता, बिकॉज मैंने एक स्टेम की डिग्री करनी थी जिसके बाद मुझे एक वन टाइम परमिट मिलना था 3 साल का, और हर साल मैंने H1B अप्लाई करना था, और उसमें से अगर मेरा H1B उन तीनों में से तीनों साल ना लगे तो आई वुड हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान या टू कोई और मुल्क. दैट्स द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज के इवन आफ्टर ग्रेजुएशन US की जो करंट जॉब मार्केट है उसके अंदर जॉब्स बहुत मुश्किल हैं. जर्मनी के अंदर इफ़ यू डोंट गेट अ जॉब बट यू हैव अ ब्लू कार्ड, आपकी पहले जॉब थी, या यू हैव अ परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, आपको स्टेट सर्वाइवल के की रिसोर्सेज देता है कि आप अपने आप को सस्टेन कर सको. अमेरिका के अंदर ये नहीं होता. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज अनएम्प्लॉय हो जाता हूँ एंड आई हैव समवन जिसके पास एक वर्क परमिट है, आई कैन स्टिल आस्क द स्टेट टू गिव मी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स फॉर अप टू 12 months या समथिंग, जिसके अंदर मेरा किचन चलता रहेगा और मैं जॉब्स अप्लाई कर सकता हूँ विदाउट रियली गेटिंग कंसर्न के मेरे बिल्स कौन पे करेगा. US के अंदर इफ़ यू गेट लेड ऑफ यू गेट 60 days, एंड अगर H1B ना लगे तो यू जस्ट हैव टू गो बैक. एंड अगर वो सब कुछ भी नहीं हो रहा, आप एक और मास्टर्स में दाखिला लेते हो बैचलर्स के बाद, दैट इज अगैन अ लॉट ऑफ मनी दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू. सो जर्मनी अब ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ओवर द लास्ट 2-3 years. आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड कॉल्स मेरे अपने ख़ानदान से भी एंड दोस्त भी, जो कि लोग कैसे जर्मनी आए एंड स्टफ लाइक दैट. उस टाइम पे इतना सीन नहीं था. उस टाइम पे जर्मनी वाज नॉट अ वेरी हॉट मार्केट जिस टाइम पे हम आए हैं. उस टाइम पे जर्मनी को इतना कोई, कनाडा US ऑस्ट्रेलिया लोग देखते थे. अब कनाडा में जॉब मार्केट ऑफ है, US के अंदर इमिग्रेशन ओवरऑल ऑफ है, तो इसलिए पीपल आर रियलाइजिंग. सो अल्हम्दुलिल्लाह विद द स्पेशली द स्टेबिलिटी एंड द फैक्ट कि देयर इज़ अ पाथ टू द पासपोर्ट विच इज़ वेरी क्लीन. अमेरिका में पाथ टू पासपोर्ट बिल्कुल क्लीन नहीं है, इट्स अ लॉट ऑफ इफ्स. जर्मनी में पाथ टू पासपोर्ट ऑलमोस्ट इनएविटेबली है आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, अगर आपकी जॉब लग जाए या अगर आप इतना ज़्यादा बड़ा कोई मैसअप ना मारो. तो उस हिसाब से आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई चोज जर्मनी. राइट. तो अब बेसिकली now that you are a German citizen, would you consider moving to the US? I would consider moving to the US to work for a certain time, but I would not want to move to the US permanently without having lived there for a while. I've never been to the US even for tourism purposes, so I can't really say कि मुझे कैसा लगेगा. अब having traveled to some, across a couple of continents, मुझे लगता है कि आपको जाके पहले रहना चाहिए किसी मुल्क, उससे पहले बात नहीं करनी चाहिए. तो परमानेंट सेटलमेंट नहीं, बट लाइक अमेजोन का सियाटल ऑफिस है, उसके अंदर मोस्ट लाइकली अगर अगले साल कोई ऑफ साइट होती है तो आई वुड लाइक टू गो देयर एंड सी द वर्क कल्चर वहाँ पे क्या है. एंड अगैन इट ऑल्सो वुड हेल्प विद द रेस्टलेस क्वोशंट दैट आई हैव विद माई पर्सनैलिटी मूविंग लोकेशन. सो इवन विद इन जर्मनी मैं 3 साल से ज़्यादा किसी शहर में नहीं रुका. सो ब्रेमन 3 साल, फिर म्यूनिक 3 साल, अब बर्लिन अगले साल के एंड पे 3 साल कंप्लीट होने. अब आगे देखते हैं क्या बनता है. सही है, सही. अच्छा, तो ये तो होगी सीरियस टॉक, राइट? करियर, बैकग्राउंड, academics leading to university. So you mentioned internship,
last time you did bachelor's mein you had to do I believe a mandatory internship, which you did at Scheffler, and then you graduated. So then what happened? Did you do a job or did you decide to do a master's? So immediately after my bachelor's, I started my master's at the LMU in Munich. Luckily, I got an admission over there, and उसके दौरान फिर मास्टर्स के साथ मैंने वर्किंग स्टूडेंट किया 2 साल. सो बेसिकली मैंने इंटर्नशिप की, उससे अगले सेमेस्टर मैंने जेकब्स के अंदर साथ साथ वर्किंग स्टूडेंट की. ओलंपस एक कंपनी है हैम्बर्ग में, उधर. उसके बाद मेरा मास्टर्स, कोविड आ गया. कोविड के अंदर हम वर्चुअली ग्रेजुएट किए. लिटरली टीवी के ऊपर मेरे ख़ानदान और मैंने मिलके पाकिस्तान में ग्रेजुएशन देखी. मैंने GMAT दिया आई थिंक, ऑल्दो वो रिक्वायरमेंट नहीं थी. और मैंने और मेरे 2-3 और दोस्त हम मिलके कर रहे थे. और हमने LMU में दाखिला हमारा हो गया लकीली, और हमने वहाँ पे डिग्री स्टार्ट कर दी. और उसके साथ फिर मैंने इन्फिनियन के अंदर की इंटर्नशिप और फिर वर्किंग स्टूडेंट इन्फिनियन के अंदर. फिर वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैं ईऑन मूव किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्पॉन्सर है आई थिंक अभी, जो एनर्जी कंपनी है. और वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट की. अब नहीं है आई थिंक, अब स्पॉन्सर नहीं है. सो 1.5 साल आई थिंक मैंने ईऑन के अंदर जो है वो बेसिकली वर्किंग स्टूडेंट जॉब की एज अ प्रोडक्ट मैनेजर. उसके बाद फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट Amazon. सो फर्स्ट फुल टाइम जॉब इज Amazon. सही. तो the way you say it sounds like अच्छा ठीक है यार, पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये कर रहा था, साथ में वर्किंग स्टूडेंट की, वर्क स्टूडेंट हुई, डिग्री ख़त्म हुई, तो Amazon रिक्रूटर ने मुझे खुद रीच आउट कर लिया और जॉब लग गई. तो the way it seems like is कि everything was pretty easy and smooth, कि मतलब बस ऑफर्स आ रही हैं and you kept on doing कि अच्छा हाँ ठीक है ये कर लेता हूँ, ये नहीं है, which I'm pretty sure is not the case. इसके पीछे I'm pretty sure बहुत ज़्यादा मेहनत होगी इन टर्म्स ऑफ CV किस तरह बनाई जाती है, कवर लेटर्स किस तरह लिखे जाते हैं, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन किस तरह की जाती है, टाइम लगा होगा. आई नो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि Amazon का इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट इंटरव्यूज़ टू क्रैक, राइट. दे हैव दिस बार रेजर स्टफ etc. तो obviously if you don't know how to crack an Amazon interview, I don't think you can crack it. You can't just sit in an Amazon interview and hope that you will pass it. That's just not how it works. I don't think if you don't prepare for an Amazon interview, you can get into Amazon. No. So, वो aspect I'm pretty sure exists, जो कि हमें अभी तुम्हारी बातों से तो नहीं पता चला. तो just wanted to put it out there कि ऐसा नहीं है. Yeah. तो मेहनत हुई है पीछे. सो बेसिकली मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये है कि मैंने जेकब्स में जर्मन पढ़ी 3 साल. फिर मैंने LMU के अंदर 4 सेमेस्टर से 3 सेमेस्टर जर्मन ली. और मेरी जो ईऑन की वर्किंग स्टूडेंट जॉब थी वो सारी जर्मन में थी. और उस टाइम पे आई वाज आल्सो सराउंडेड बाय सम पीपल जो जर्मन थे, मतलब मेरे दोस्त, उनके साथ मैं जर्मन बोलता था. और फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी जर्मन की ली. तो मैंने जो टोटल पीरियड था जिसमें जर्मन बोल रहा था वो तकरीबन सीख रहा था. बेशक अच्छी सीखो बुरी, मतलब बेशक मिड मोटिवेशन के साथ कभी बार आप कर रहे हो तो काम, वो अराउंड 5 years का टाइम फ्रेम था. और साथ आई वॉज ऑल्सो स्पीकिंग इन म्यूनिक अ लॉट. एक तो जर्मन वॉज ऑन माई CV एज अ B2, एंड मैं जर्मन में क्योंकि ईऑन मैंने काम किया था तो मुझे जर्मन आती थी. जो दूसरी वर्किंग प्रोफिशिएंसी. जो दूसरी चीज़ है वो है ऑब्सेशन टू प्रिपेयर बिफोर द इंटरव्यू एंड टू प्रिपेयर बिफोर एनी कॉन्वर्सेशन. और वो आती है थ्रू ए पैशन फॉर पब्लिक स्पीकिंग, जो बचपन से था. क्लास 2 में पहली स्पीच थी. उसके बाद से लेके जितनी दफ़ा पब्लिकली किसी भी बंदे के साथ कॉन्वर्सेशन हुई है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिपेयर्ड जाऊँ बहुत ज़्यादा. और मैं हर इंटरव्यू की कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा तैयारी करूँ. एंड इफ़ जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, डू नॉट टेक एन इंटरव्यू लाइटली. अगर किसी ने आपको बुलाया है सुबह के 9 बजे कि आप उसके साथ गुफ्तगू करो और आपको लगता है कि आई एम नॉट अ गुड फिट फॉर द जॉब, आई डोंट थिंक आई एम गोना वर्क फॉर दिस कंपनी, आई डोंट थिंक दिस रिक्रूटर इज नाइस, आई डोंट लाइक द LinkedIn प्रोफाइल और द वाइब्स कमिंग फ्रॉम दिस रिक्रूटर, that's fine. You're going to speak to them for 1 hour, for half an hour. Make sure you have enough substance to back what you're saying.
कंपनी की रिसर्च करो, अपने सीवी को पक्का करो, उसको मजा आए आपसे बात करके, even if he doesn't like what you're saying or even if you're not a great fit, he still ends up texting you later saying, hey, we'll get back to you when a better position opens. Respect the interview, respect the fact that you got an interview, because once you start giving interviews, you realize that most of the time it's not going to be up to you or up to them whether you get in. It's going to be the other candidates who do the interview. If 2 साल की पोजीशन रिक्वायरमेंट है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें अगर 6 साल का बंदा आएगा तो मैं भी एज ए रिक्रूटर उसको ही हायर करूंगा. एंड इट डज हैपन व्हेन वी हायर फॉर Amazon. We ask for 2-3 languages. So one of the positions that recently opened at Amazon was an in-stock manager, which basically has to deal with inventory. The requirement was that the candidate must speak Mandarin, English, and German. Now, we spoke to some candidates who were proficient in 5 languages. Now, someone who is proficient in 3 languages has prepared really well for the interview. He's done whatever he could, right? He's given his 100%. He meets the requirements of the job. Yet he's not able to get the job because हमें 3 लैंग्वेजेस वाला चाहिए था. हमें 5 जुबानों वाले भाई मिल गए हैं जिन्होंने 10 साल काम किया है एज कम्पेयर टू 3 साल. रिक्वायरमेंट जॉब की 3 साल ही है, लेकिन हमें वी ऑर्डर्ड अ प्रो बट वी गॉट अ प्रो मैक्स, सो वी आर गोइंग टू गो विद द प्रो मैक्स. बट जब हमारे पास सेकंड इन स्टॉक मैनेजर की पोजीशन खुलेगी, we will have your profile and you will be one of the first people that we reach out to because हमें आप पसंद आए थे and you were meeting the requirements. तो believe in the process and believe in the fact कि आपके लिए जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी या जो आप करोगे वही आप it's sort of set. लेकिन रिस्पेक्ट द इंटरव्यू, मेक श्योर दैट यू पुट इन द आवर्स. इवन अगर कंपनी नहीं पसंद, इवन अगर एक और जगह बात चल रही है और वहाँ पे फाइनल राउंड है और ये तो इंटरव्यू एंड पे बस आ गया था यार, अब इसको बस निकालना है, कोई पॉइंट नहीं है निकालने का, फिर इंटरव्यू कैंसिल कर दो. obsess over the company, उनकी culture, उनकी facts, reach out to people on LinkedIn जो already उस company में काम कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करो. आप हैरान होगे कितने लोग कितने आराम से बात करते हैं और कितना खुश होते हैं जब आपको कोई रीच आउट करता है उनको. वो आपके साथ कॉल भी रख सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. हमें लग ये रहा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ओ क्या हो जाएगा, कोई आपके बारे में नहीं सोचता. नो वन केयर्स, अपने मसले लोगों के बहुत हैं. आप उनको मैसेज करो, दे वुड बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू. एंड Absolutely, I agree, definitely. मैंने कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली अभी तक. आई थिंक मेरी कोई 15-16 वीडियोस मैंने रिसेंटली अपलोड की हैं. और आई गॉट रीच्ड आउट बाय समवन फ्रॉम इंडिया, एथनिसिटी इंडिया, but he lives in Japan and he wants to move to Germany. I was like, acha, like, what is the situation? So he has done his, I think in data science, bachelor's or master's from UCLA, and then he got a job in Japan. तो वो जापान में था. तो मैंने कहा कि तुम क्यों इतना सोच रहे हो जर्मनी आने के बारे में. Like, just apply for a job, get a job, you will definitely get a job. You have a UCLA degree, you have working experience in Japan. So what I realized is that person, for him, money or the job that he has to do was not very important. For him, it was important, is there racism in Germany? How good is the work-life balance and living standard of Germany? Is language a barrier? So all of those questions, which might sound like first world problems for someone who जो अभी पाकिस्तान में है या इंडिया में है जो वो आना चाहता है, but eventually you do realize कि चटी के once you come to Germany, so then everyone has a similar life standard here. So then the real issues are, which might sound first world problems, but those are real issues eventually, are racism, German language barrier, exactly. So that is true कि उसने मुझे रीच आउट किया, तो आई वाज लाइक ठीक है यार हम बात कर लेते हैं. तो आई स्केड्यूल्ड अ कॉल विद हिम एंड आई वाज मोर देन हैप्पी टू हेल्प हिम, बिकॉज मुझे तो फील होता है द रीज़न वाई वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट इज कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ये 2 घंटे अगर हम बात करेंगे तो ये जाए, ये मिले लोगों को. बिकॉज ये हमारी लिविंग रूम टॉक हो जाती है हमारी, तो साल यही बातें रहती हैं, नए से नए टॉपिक्स आते जाते हैं. बट उसमें आई फील कि देयर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट स्टफ टू शेयर, जो कि इवन जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको, इमिग्रेंट्स हैं, उनको नहीं
स्पेसिफिकली जो उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग साउथ एशियन, उनको नहीं होती. अभी मैं ये खान बाबा रेस्टोरेंट इधर नीचे, राइट, तो अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट खातून है, वो वहाँ पे काम करती है, राइट. शी इज़ आई थिंक द मेन पर्सन जो आपका ऑर्डर लेती है आके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड शी हैज़ अ मास्टर्स. उसने मास्टर्स अभी ख़त्म किया 3-4 महीने, और मैं पिछले कुछ साल से देख रहा हूँ कि वो वहीं काम करती है. नाउ आई एम नॉट दैट क्लोज टू हर, बट विच इज़ बैड ऑफ मी. आई शुड ट्राई टू हेल्प हर, बट दैन इट्स द थिंग. आई फील कि यार अगर मुझसे कोई खुद आके हेल्प नहीं मांग रहा, तो मैं क्यों उसका मैं क्यों गवर्नमेंट बन जाऊँ और जाके कहूँ कि नहीं तुम ये करो, तुम वो करो, राइट. मैं किसी को टिपिकल पाकिस्तानी अंकल नहीं बनना चाहता जो आगे अपने मशवरे देना शुरू कर दे लोगों को, राइट. बट आई डू फील कि शी शुड डू अ कॉर्पोरेट जॉब. जो भी उसको यहाँ इनकम मिल रही है सैलरी में से, उससे बहुत ज़्यादा मिलेगी, एंड शी वुड हैव लाइक much more, let's say, much better future prospects eventually, right. एक रेस्टोरेंट में जॉब करके ठीक है, आई assuming she gets a good enough salary जिसमें वो जो भी उसके नेसेसिटीज़ हैं या फैमिली को पैसे भेजने हैं, whatever. The fact कि उसने मास्टर्स किया है, मास्टर्स इज़ नॉट an easy degree. Like by easy I mean कि it is a research oriented डिग्री. कोई भी मास्टर्स जर्मनी के अंदर आई डोंट थिंक वो ऐसे ही हो जाता है. नहीं, आपको करना पड़ता है, राइट. तो अगर आप इतनी एफर्ट कर ले सकते हो कि आप मास्टर्स कर सकते हो, तो आप इतनी भी एफर्ट कर सकते हो कि यही आपको करनी चाहिए कि यू गो आउट एंड फाइंड अ प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब जो कि आपको फ़ायदा दे. खैर, ये तो होगी कॉर्पोरेट वगैरह की बातें, राइट. अब आते हैं इस टॉपिक पे कि जो एक ऑन गोइंग इशू है, जो मैं जिस किसी भी मर्द हजरात से बात करता हूँ तो सामने आता है, वो ये है कि जर्मनी के अंदर लोगों को पार्टनरशिप्स का बहुत मसला आता है. स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, तो लेट्स से 95 to 98% जो लोग पाकिस्तान से जर्मनी आते हैं आर मेन, एंड women आर ओनली लाइक 2 to 5%. अच्छा, ये मुझे भी अभी पता चला. ठीक है. उससे ये है कि considering cultural and religious aspects, Pakistani people want to find partners who are from Pakistani origin. और उसमें क्योंकि just like you can see the math doesn't work out, and the issue is कि फिर eventually people fall back to Pakistan. तो you are a bachelor. I'm a bachelor. As of now. So how do you see that? Do you feel if you would be in a different country, things would be different? Do you see that aspect, or let's say love life or marriage life aspect? I would say कि life के 2-3 हिस्से होते हैं, right? One is your career, your academics, etc. One is your family, your relatives, and one is like your love life and your partnership and your marriage, if you are that type of person. And that those 3 things you have to take together in life as a balance, right? Depending on कुछ लोगों के लिए कुछ important है, कुछ नहीं. तो if you look at, पहला तो हमने देख लिया, दूसरे वाले पे हम आ जाएंगे. If you look at this aspect, तो how do you see that in Germany? So basically मेरा जो नॉर्मली जो लोग जिनके साथ उठना बैठना है ना, वो सारे 18-17 साल की उम्र से जर्मनी में है. और 18-17 बड़ी कच्ची एज होती है. उस टाइम पे आपको लग रहा होता है आपको सब पता है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि आपको काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी. तो आपकी आदतें भी अभी डेवलप हो रही होती हैं. अगर आप 25-26 साल की उम्र में जर्मनी आते हो, तो आपकी आदतें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई होती हैं. आप पक्के हो गए होते हो, क्योंकि आपने बैचलर गुजार लिया है, आपने 2-3 साल जॉब कर ली है पाकिस्तान में, आपने एक मास्टर्स कर लिया है, आपने कोई शायद शादी कर ली है. कुछ लोगों के 26-27 साल की उम्र में मेरे बैचमेट्स हैं, उनके बच्चे हैं. तो जो 18 साल की एज में लोग आए हैं, उन सबको मैंने बहुत ट्रांजिएंट देखा है. मैंने हर साल उनको चेंज होते देखा है. मैंने अपने आप को भी चेंज होते देखा है. और हमारी डेफिनेशंस ऑफ क्या खुशी है, या लव क्या है, या पार्टनरशिप क्या है, मैरिज क्या है, उसकी डेफिनेशंस भी मैंने बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखी हैं. 18 में इंस्टीट्यूशन में बिलीव करना है, शादी के इंस्टीट्यूशन में बिलीव करना है, नहीं करना है तो किन शराइत की बुनियाद पे करना है. तो मतलब
बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, दे स्टार्टेड सीइंग पीपल इन कॉलेज जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका चल रहा है, और अब वो कुछ लोग हैं उनकी शादियां हो गई हैं. कुछ मेरे दोस्त हैं वो लोग जो हैं वो कॉलेज के अंदर they were just having they were enjoying themselves. उसके बाद later in their lives they settled down. काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक जो हैं they are still not sure whether they want to settle down in Germany or they would like to relocate and settle down in a different country. I would say कि men in general, मुझे ये जनरल लगता है, और यूरोप के अंदर अगर आप यूरोप का वेन डायग्राम बनाएं, फिर देसी मैन का बनाएं, फिर देसी मैन में से भी वो जो कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं या जो पढ़े लिखे हैं, जो एम्बिशियस हैं, उनमें एक टेंडेंसी मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बात करते हैं. यानी मैं हमेशा फ्यूचर की बात कर रहा होता हूँ बॉयज़ के साथ कि अगले साल ये हो जाना है, वो हो जाना. हम भी हमेशा 18 में मैं जेकब्स आया 18 साल की उम्र में, तब से लेके अब तक हम यही कहते हैं अगले साल 2 साल बाद ये होना है. ठीक है, तो अब इसमें भी यही सीन है जो sort of this section of your podcast that you talk about love and marriage and relationships in Germany as a Pakistani German. उसमें भी यही होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये हो जाए तो फिर ये हो जाए, पहले मैं ये. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जितने सारे आई हैव सीन एवरी कैटेगरी ऑफ मेन बी हैप्पी and not be happy in similar situation. यानी I know people जिनकी 10 साल they were in a relationship with someone, they got married and they are not that happy. And I know people जो 10 साल relationship में थे, they got married, they're very happy. I know people who are married to Spanish nationals, to German nationals, to Turkish nationals. They're living their lives. Some of them are happy, some of them are not happy, some of them are occasionally happy. जो भी happiness का भी again definition वो भी wavering है कि एंड आई नो पीपल जो पाकिस्तान से किसी को पसंद करते हैं, उधर उनसे गुफ्तगू होती है, फिर वो 2-3 साल का एक पूरा प्रोसेस है जो फैमिली, वो तो बड़ा मेस्ड अप प्रोसेस है, वो बहुत मेस्ड अप प्रोसेस है. पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू बी एबल टू call someone from Pakistan to Germany without having to go through a long distance relationship for a considerably lengthy period of time. I mean, जो मेरा original question था, that was also specifically around this point कि right, what you mentioned, I completely agree, but you have to realize कि mostly जो diaspora यहाँ आ रहे हैं of South Asian people, they do come at the age of 25, they do come here to do masters. Your case, my case, we are like, let's say, anomalies, but generally the average age is 25 plus, और जो कि masters करने आती है, and usually let's say, I mean, I can't put a percentage on it, but usually the case is that they want to be involved within their own communities in terms of marriage, etc. So, of course, every individual is different, but generally बात कर रहा हूँ. तो from a lot of Pakistani people, I've even had this discussion, the fact that they are not willing to look for someone or talk to someone back in their home country is the fact that the whole process of bringing this person to Germany is super lengthy. Yeah. And no one wants to be involved in a 2-year long distance where they have to go back and forth, etc. And I know multiple cases jahan pe people did this, they went ahead, arranged marriage situation, or within those 2 years it didn't work out, so then I was going to say that मैं personally बड़े मेरे close कुछ लोग हैं उनको जानता हूँ जो struggle कर रहे हैं 2-3 साल से. एक तो कुछ लोग हैं वो student के ऊपर भी struggle कर रहे हैं कि वो अपनी fiancée को student visa पे बुला लें, और 2 मेरे दोस्त हैं जो family reunion visa के लिए 2.5 साल से wait कर रहे हैं, and they have problems now with their spouses because of the fact कि एक frustration है जो कि उनके एंड से भी. इट डज मेक सेंस बिकॉज यार अगर आप तो 2.5 साल हो गए हैं, कितनी देर यू नो इट्स वेरी हार्ड. टाइम जोन्स आर डिफरेंट, यू हैव अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल हियर, आपके काम के स्केड्यूल्स डिफरेंट हैं, तो मेंटेन करना मुश्किल होता है. तो आई ऑल्सो नो सम केसेस. हाँ, आई ऑल्सो नो द केस ऑफ हाइमे जिसने 3-4 से FRB डलवाया हुआ है. हाँ, मे बी. सो इट इज़ डिफिकल्ट डेफिनेटली, बट आई हर्ड बेहतर हो गया इस साल से FRB. सुनने में आया, मतलब रिसर्च कोई नहीं की भी. बट एट द एंड ऑफ द डे आप अगर आए हो ना 25 साल की उम्र में जर्मनी, तो फिर नखरे ना करो. अब आए हो, अपने पेरेंट्स को भी तो छोड़ के आए हो. अब देखो कोई अब either if you really like someone in your country, then suffer for her 3 years, do long distance or him, लड़ो, मतलब जो करना है करो, बस अब you have to do it for her or him, right? अगर आपको इतना पसंद है.
और अगर आपको नहीं करना तो फिर इधर ढूंढो, यूके है, बेल्जियम है, बहुत परसेंटेज डिस्पैरिटी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम मार्केट है ऑफ पाकिस्तानी बंदियां। एंड देन वो जो 25-26 साल में जिन बॉयज़ की आप बात कर रहे हो, मोस्टली बॉयज़ की, वो फिर आगे फिल्टर्स भी लगाते हैं ना कि इस तरह की ना हो, इस तरह की ना हो। फिर वो जिस तरह की चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वाली बंदी हो, रहती जर्मनी के अंदर हो। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? अब बंदी तो पाकिस्तान जर्मनी में जो रह रही है, शी इज ऑब्वियसली, शी इज एम्पावर्ड, शी फील्स इक्वल, शी इज इक्वल, और पैसे भी कमाती है, शी इज इंडिपेंडेंट। So and that's beautiful. I mean, yeah. I mean, वो तो इकट्ठे मिलके बनाना है आप लोगों ने. But point of the matter is कि you are giving up a lot of things when you're moving to this country. One of that is the possibility of having a very secure, stable way to bring someone from Pakistan that you might be in love with. And that is something you need to tell yourself before moving, because when you're moving, you think that everything's going to work out. When I land in Germany, I will be, wahan pe there will be people waiting for me for Falana to come, that America, ask my hand in marriage. That's not going to happen. It's going to be a struggle. But again, at the end of the day, that's the trade-off, right? आप अपने parents के से भी दूर आए हो, अपने siblings से भी दूर आए हो, तो this is just the third element of that, कि you have to figure out a way. But khair, I think as we move ahead with Germany specifically, I think a lot of people are coming to Germany as well. तो यहाँ पे एक community भी थोड़ी expand हो रही है. For example, London में, UK में, you don't have this problem इतना ज़्यादा, because there's a lot of people जो कि UK में रहते हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा. ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, कनाडा में भी बहुत ज़्यादा है, यूएस में भी. जर्मनी में थोड़ा ज़्यादा इशू है, बिकॉज जर्मनी थोड़ा लेट पॉपुलर हुआ है. बट मुझे लगता है कि अब भी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर, और होपफुली इट बिकम्स अ बिट बेटर. राइट. हाँ नहीं, एब्सोल्युटली, ये तो है भी. नहीं, ये तो है, आई कम्प्लीटली एग्री के टाइम के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, और वी ऑल्सो सी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं, और आई होप कि इस लोगों के लिए आसानियाँ हो और जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह हो. बट या आई डू नो सम केसेस जिसमें यही हुआ है. लाइक फॉर इंस्टेंस टॉकिंग अबाउट गाइज, तो वो यही सिचुएशन थी. दे बिकेम जर्मन, दे वर्किंग इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा. अब बात ये कि उनकी मांगें हैं कुछ, वो मांगों पे कोई पूरा उतर नहीं रहा, और जो पूरा उतर रहा है उनको जर्मनी आना नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन? तो ये बहुत इश्यू है. एक तो ऊपर से 2 साल कोई वेट नहीं करना चाहता. कहते हैं 2 साल बहुत बड़ा वेट है. एक हैक है कि अगर आप स्किल्ड हो ना कॉर्पोरेट वाइज, लाइक अगर आपको काम आता है कोई खास, तो आप एक रिमोट जॉब टाइप पकड़ो और 6-7 महीने पाकिस्तान गुजारो, 4-5 महीने जर्मनी गुजारो, और वो जो 2 साल है ना, उनको इस तरह गुजारो कि ऑलमोस्ट 1 साल आप पाकिस्तान में अपनी फियांसे या जो भी आपकी स्पेशल वन है उसके साथ आप गुजारो, जब तक उसका FRV प्रोसेस ना हो. लेकिन ये दिस इज़ ईजियर सेड देन डन. मुझे एक सक्सेसफुल केस नहीं पता, ये मैंने थ्योरी एक बनाई हुई है अपने दिमाग में, इसका मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं मिलती. आई डोंट थिंक इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज सच है भी. And I see this issue being a bigger issue. I see it amongst my friends, a lot of people I know. To be honest, realistically, what I see is कि time गुजरता जा रहा है, and I completely agree कि यार हाँ ठीक है, if you don't find someone who you want to be with, you should be like ठीक है यार, जब तक नहीं तब तक नहीं. And that's completely but I see कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इस तरह का केस हो रहा है, which I feel is a topic of concern a little bit, थोड़ा सा to talk about, to spread the awareness out there कि यार ऐसा है. तो if you are someone who does care about it, maybe work your way through, कुछ ना कुछ करो, देखो, etc. शादी इतना बर्निंग टॉपिक दुनिया के अंदर नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर है. आई वाज वाचिंग अ वेरी गुड रील द अदर डे, जिसके अंदर किसी ने बोला कि यार मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हर जगह एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है, और वो शादी है. मतलब हम यूरोप में अब 9 साल से हैं, आप डॉक्टर साहब आई थिंक यू आर हियर फॉर 11 years, डजन ईयर्स. इट्स ऑल योर लाइफ. अगर आप सोचो ना तो 12 साल आपकी पूरी जिंदगी, पूरी more than half of my adult life. हाँ, मतलब होश में आपने ज़्यादा टाइम जर्मनी में गुजारा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. होश में
तो आप इधर कोई मतलब इतने हमारे दोस्त हैं इंटरनेशनल. यस, रिलेशनशिप्स आर अ टॉपिक, लव इज अ टॉपिक, career is a topic, sports is a topic, marriage, timelines, बच्चे, they are not a big topic. People want to decide it for themselves, and there's a certain timeline that's attached to marriage in Pakistan, and that hasn't seemed to move. Although society has arguably evolved, Pakistani society, over the last 10 to 20 years, but I don't think still the fact that एक औरत है, she must get married by a certain age, वो parameters बदले हैं. And the way people look at unmarried women especially in the country is still the same as it was 20 years ago. उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया. Although यहाँ पे फ़र्क आ गया है. मतलब स्पेन में 20 years ago, if you were having a child out of marriage, out of wedlock, that would be looked down upon. I was speaking to a Spanish friend of mine yesterday, and she said that 20 years ago, if someone had a kid out of wedlock, it would be a big thing, right? But now people have itne zyada bacche out of wedlock. I'm not endorsing that. I'm just saying that society has evolved for a lot of aspects, right? In Pakistan, I still see, अभी ये हमारी एज है. फॉर एग्जाम्पल आई एम 27. मुझे लगता है 26 से 30-32 साल की एज के अंदर जितने भी लोग हैं, they're either talking about their marriage or their friend's marriage, or the fact that one of their friends might get married to another of their friends, but वो इतना मैच नहीं है, वो बच्ची का स्कोर है या बंदे का स्कोर है. Literal conversations I've listened to hours of conversations at Quetta Chai Paratha just on the fact कि ये इसके साथ ऐसे शादी, तो ये शादी, तो वो शादी. I don't think इतनी बड़ी बात है. मुल्क का GDP देखो, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो देखो, मुल्क में सिविल लिबर्टीज का हाल देखो, और फिर जर्मनी की सिविल लिबर्टीज और पावर्टी और वो देखो, एंड सी वेयर द प्रेफरेंसेस आर. यार आई कंप्लीटली एग्री ऑन दिस फैक्ट कि पाकिस्तान में आई डोंट नो व्हाई, शायद ये शादी हॉल माफिया का प्रोजेक्ट है या शायद ये ज्वेलर्स का प्रोजेक्ट है, किसी ना किसी का हाथ इसके पीछे है. आई डोंट नो व्हाई दिस सच अ बिग टॉपिक इन पाकिस्तान. इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है इस चीज़ के ऊपर. लोग सारी ज़िंदगी पैसे जोड़ते हैं, प्लॉट बनाते हैं, ताकि जब उनके बच्चों की शादी होनी तो वो प्लॉट बेच के उनको जेवर और अगली पार्टी को जेवर और ये शादियाँ धूमधाम से कर सकें, ताकि सिर्फ इसलिए कि उनका रिश्तेदारों के सामने इज्जत बचे कि जी इन्होंने धूमधाम से अपने बच्चों को रुखसत किया.